हाँ बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेंज। रेंज कैसे निकाल सकते हैं किसी फंक्शन के लिए, और रेंज होता क्या है मैं वापस एक बार बता देता हूँ डेफिनेशन। इट इज़ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स। मतलब अगर हमारे पास वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन होता है तो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी वाई की वैल्यू निकलती है उस पूरे सेट को हम रेंज कहते हैं। इसके कई मेथड होते हैं रेंज निकालने के। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं है, हमको ग्राफ को देख के रेंज निकालनी होती है। ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ की जो शेडो या प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे, चाहे इधर से लें चाहे इस तरफ से लें, दोनों तरफ से हम लेंगे वाई एक्सिस पर शेडो या प्रोजेक्शन, वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाया है। अगर हम इसको देखें, इस ग्राफ की, ये पूरा ग्राफ है, इस ग्राफ की अगर हम शेडो लें या प्रोजेक्शन लें y एक्सिस पे, तो कहाँ से आ रहा है, जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक आ रहा है। तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू क्या हो गया, जीरो टू इन्फिनाइट। ये इसकी रेंज हो गई। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ होगा। सेकंड एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास एक और ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से ये पूरा जा रहा है और एक यहाँ से जाकर के ये -2 पर आ रहा है, ठीक है, और ओपन है यहाँ पर। तो इस ग्राफ की अगर मैं वाई एक्सिस पर अगर मैं शेडो लूँ ये इस तरह से, तो ये क्या आ रही है, जीरो ओपन से इन्फिनाइट जा रहा है, और इधर देखें तो माइनस इन्फिनाइट से -2 ओपन तक आ रहा है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, माइनस इन्फिनाइट से -2 ओपन यूनियन यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो से इन्फिनाइट। तो ये दो पार्ट थे ग्राफ के, इन दोनों का हमने अलग अलग वाई की शेडो प्रोजेक्शन लिया वाई एक्सिस पर और उसका यूनियन ले लिया, ठीक है। अब एक और मैं बता रहा हूँ, वाई इक्वल टू अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन दे रखा है, मैक्सिमम करली ब्रैकेट में 3 - x, कॉमा 4, फिर कॉमा 3 + x, ये तीन फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। तीन फंक्शन है यहाँ पे, उसका कॉम्बिनेशन है। 3 - x यानी y इक्वल टू 3 - x एक फंक्शन है, y इक्वल टू 4 दूसरा फंक्शन है, और y इक्वल टू 3 + x तीसरा फंक्शन है। इन तीनों में जो बड़ा होगा वो वाली वैल्यू y की लेनी है। अब बड़ा कैसे डिसाइड करते हैं, y की वैल्यू वही बड़ी होती है जिसका ग्राफ ऊपर होता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। y इक्वल टू 3 - x का ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये लाइन आएगी, ये मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी है y इक्वल टू 3 - x की। ऐसे ही y इक्वल टू 4 की जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वाली y इक्वल टू 4 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये y इक्वल टू 4। और y इक्वल टू 3 + x की लाइन ये वाली आ गई जो 3 से जाएगी, दोनों का y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये आ गई। अब अगर हमको देखना है कि मैक्सिमम फंक्शन क्या है हमारे पास, मैक्सिमम, इन तीनों में जो मैक्सिमम y की वैल्यू देगा वो हमारे पास फंक्शन बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, हमने तीनों का ग्राफ बना लिया अलग अलग। अब हम वो देखेंगे y की वैल्यू कहाँ पे बढ़ी है। अगर हम यहाँ से बात करें, इधर इधर और इधर, ये तीन ग्राफ हैं इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में जो तीन ग्राफ हैं वहाँ पर कौन सा वाला ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ ऊपर है। मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ ऊपर है, यानी ये इसका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू इस फंक्शन का ये। अब इधर इधर और इधर यहाँ पे देखें तो किसका ग्राफ ऊपर है, y इक्वल टू 4 वाली लाइन का ग्राफ ऊपर है, तो ये इसको इस तरह से हम डिनोट करेंगे। और यहाँ पर और यहाँ पर किसका ग्राफ ऊपर है, इस वाली लाइन का, तो ये वाला आ गया। तो इस तरह से ये चल रहा है, या इन्फिनाइट तक जाएगा। तो y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 3 - x, 4 और 3 + x का जो ग्राफ है वो ये डार्क वाला ऑरेंज वाला हो गया इस तरह से। तो हमको ये सीधा सीधा दिख रहा है, और ये y इक्वल टू 4 है ही। तो इसकी अगर अब मैं शेडो लूंगा, ऑरेंज वाले ग्राफ की अगर मैं शेडो लूंगा y एक्सिस पे, तो कहाँ से आएगी, 4 से लेकर इन्फिनाइट तक आएगी। तो यहाँ पर रेंज क्या हो गई, 4 से इन्फिनाइट। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ, y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x। तो मैंने क्या किया, हमारे पास दो फंक्शन है, y इक्वल टू sin x और y इक्वल टू cos x। इन दोनों फंक्शन का हमने ग्राफ बना लिया। sin x का ग्राफ ये बना लिया मैंने इस तरह से, ये sin x का ग्राफ है, और ये cos x का ग्राफ ये बना लिया। सबको हमको बनाना आता है, मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ। अब इसमें कौन सा, इधर की बात करें तो इसमें कौन सा ग्राफ ऊपर है, ये वाला ग्राफ वाला पोर्शन ऊपर है जो cos x का है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में किसका ग्राफ ऊपर है, वो ये वाला है। तो इसको मैंने अगेन डार्क कर दिया क्योंकि मैक्सिमम चाहिए हमें, और अगर मिनिमम ऊपर वाला चाहिए, इन दोनों में कौन सा ऊपर है, तो ये वाला आ गया।
तो ये हमारे पास पूरे ग्राफ, जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है, वो इस वाले फंक्शन का ग्राफ बनाया हमने। अब इसकी हमको रेंज निकालनी है, तो यानी ग्राफिकल हमको क्या लेना है, शेडो लेनी है वाई एक्सिस पे। हम जानते हैं साइन और कॉस कहाँ तक जाते हैं, -1 से 1 के बीच में होते हैं, तो ये 1 तक जाएंगे आखिरी में। ठीक है, हमारे को 0 से 2 पाई के बीच में मैंने ग्राफ बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं साइन और कॉस एक्स का ग्राफ होता है 0 से 2 पाई वाला ग्राफ ही बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वही आगे बनेगा, तो वाई की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने सिर्फ यही वाला ग्राफ बनाया है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू दिख रही है हमको यहाँ पर है, तो हम जानते हैं कि पाई और 2 पाई के बीच में साइन और कॉस एक्स के दोनों की वैल्यू बराबर कब होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये कहाँ पे होती है, पाई प्लस पाई बाई 4 पे, यानी 3 पाई बाई 4 पर। और हम जानते हैं 3 पाई बाई 4 पे इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, और ये वाली वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू क्या होती है, -1/√2। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस वाई की वैल्यू पे इसकी शेडो अगर ले तो -1/√2 से 1। तो इसका रेंज क्या आ गया हमारे पास, y बिलोंग्स टू -1/√2 से 1। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। सपोज करो इसी तरह से अगर हमारे को फंक्शन में दे रखा होता y इक्वल टू मिनिमम, हमारे पास एक 5वां मैंने क्वेश्चन ले लिया, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, तो हम उसकी रेंज कैसे निकालेंगे। अब तो वही अगेन साइन और कॉस का हमको ग्राफ बनाना है। अब मिनिमम वाला लेना है, मिनिमम वाला लेना है यानी नीचे वाला ग्राफ लेना है। अब इन दोनों में नीचे वाला कौन सा ग्राफ है, हमारे पास ये वाला ग्राफ है ब्लैक वाला, और इन दोनों में नीचे कौन सा है, ये ब्लैक वाला जो रिमेनिंग रह गया, और इन दोनों में कौन सा है, ये ब्लैक वाला। तो इस ब्लैक वाले ग्राफ की अगर मैं शेडो लूंगा वाई एक्सिस पे तो वो इसकी रेंज आएगी। तो इसकी रेंज क्या आ गई, यहाँ पर ब्लैक वाले की शेडो ले, हम जानते हैं मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, जब π/4 होगा, जब दोनों बराबर होंगे साइन और कॉस, और यहाँ पर π/4 पे वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -1 से 1/√2। तो अगर मिनिमम लिखा है तो नीचे वाले ग्राफ को अपन को डार्क करना है, और मैक्सिमम लिखा है तो ऊपर वाले ग्राफ को डार्क करना है। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ऐसे ही अब आगे अपन करते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास, व्हेन द डोमेन इज डिस्क्रीट सेट। अब ये डिस्क्रीट सेट क्या होता है, मतलब डोमेन में क्या हो, अलग अलग, पूरा मतलब कंटिन्यूस फंक्शन न्यू डोमेन। जैसे डोमेन में कोई एलिमेंट्स हो, जैसे 2 और 3 दो ही एलिमेंट है डोमेन में, या ज़्यादा भी हो सकते हैं 2, 3, 4, 5, लेकिन दूर दूर एलिमेंट है, लगातार नहीं है। जैसे 2 से 3 क्लोज इंटरवल नहीं है, इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सेट। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि डिस्क्रीट सेट अगर होता है डोमेन, तो उसमें हम फंक्शन यानी रेंज कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 7 - x c x - 1। ये कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन है जो अपन ने डोमेन में पढ़ा था। इसकी अपन ने डोमेन भी निकाली थी उस टाइम, प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाली थी। x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4 आई थी। अब हमारे पास डोमेन में ये 4 ही एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। तो अब हमको रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने का तरीका क्या होगा, x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो x इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 7 - 1 6 और 1 - 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 6c0। तो f1 की वैल्यू हो गई 6c0 जो कि 1 होता है। इसी तरह से हम f2 की वैल्यू निकालेंगे, तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5c1, तो 5 होता है। 3 की वैल्यू निकालेंगे, f3 की वैल्यू निकालेंगे तो 4c2 हो गया जो कि वैल्यू 6 होती है, 4c2। और 4 पर रखने पर क्या आ रहा है 3c3, 3c3 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास y की 3 वैल्यू, इन 4 वैल्यू से y की 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है, 1, 5 और 6। ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट का कोई मतलब नहीं होता सेट में। तो रेंज हमारे पास क्या हो गई, y बिलोंग्स टू 1, 5, 6। तो जब डिस्क्रीट डोमेन होती है तो y की वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं, एक एक करके कॉरस्पॉन्डिंग करके। x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पे एक एक वैल्यू पे हमको y की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय यूजिंग, तीसरा मेथड है रेंज निकालने का, बाय यूजिंग रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम रेंज कैसे निकालते थे 11th क्लास में हमने सीखा था, उसको मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। तो उसके थ्रू हम यहाँ पर रेंज निकालेंगे। जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ax² + bx + c, जहाँ पर a पॉजिटिव ले रखा है, a पॉजिटिव ले रखा है, तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से बनता है, ओपन अपवर्ड। तो यहाँ पर रेंज क्या होगी, अगर x बिलोंग्स टू r है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर x बिलोंग्स टू r है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/4a से इन्फिनाइट तक जाएगी, -d/4a पे क्लोज होगा।
इसी तरह से अगर कोई वाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसमें ए नेगेटिव है, तो वहाँ पर जब ए नेगेटिव होता है तो हम जानते हैं ओपन डाउनवर्ड बनता है पैराबोला जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से माइनस डी अपॉन 4a। ये हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। ठीक है। तीसरा हमारे पास और होता है कि अगर y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r के लिए निकाला, ये दोनों में हमने x बिलोंग्स टू r के लिए निकाली है रेंज। अब हमारे पास अगर y इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन x की वैल्यू हमारे को जो डोमेन है वो r ना दे के रेस्ट्रिक्ट कर दी है, ऐसे कर दिया कि 2 से 4 के बीच में हमको रेंज निकालनी है, जब x 2 से 4 के बीच में है। तो वैसे ही मैंने मान लिया x अगर x1 और x2 के बीच में है क्लोज इंटरवल, तो रेंज क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप होता है। तो पहला मेथड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है हमारे पास कि हम माइनस बी अपॉन 2a निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, माइनस बी अपॉन 2a। यदि माइनस बी, इसमें दो केस बनते हैं। अगर माइनस बी अपॉन 2a इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम fx1 निकाल लेंगे, y की वैल्यू x1 पर निकाल लेंगे और y की वैल्यू x2 पे, यानी fx1 और fx2 निकालेंगे। और उस केस में हमारी जो रेंज होगी वो y बिलोंग्स टू क्या होगी, fx1 fx2 ऐसे, या fx2 x1। इन दोनों में जो बड़ा होगा वो बाद में लिखेंगे, इन दोनों में जो छोटा होगा वो पहले लिखेंगे। ये सब चीज़ हम 11 में पढ़ चुके हैं। जिसको ये नहीं भी आता है, आगे हमारे पास एक केस आएगा रेंज निकालने का, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस भी हो जाएगी जब हम उसको ग्राफ के या डिफ्रेंशिएशन मेथड से हम निकालेंगे। तो अगर जिसको आता है वो इस तरह से भी कर सकता है और सीख लें। ये एक पूरा मेथड है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस मेथड से आसानी से बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी निकल जाती हैं, इसलिए मैंने ये वाला मेथड बताया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल से पहले इसी में हमारे पास दूसरा केस आता है, यदि माइनस बी अपॉन 2a इसमें बिलोंग करता है, इस इंटरवल में x1 x2 में अगर बिलोंग करता है, तो उस केस में हमको 3 वैल्यू निकालनी होगी। fx1 यानी y की वैल्यू निकालेंगे x1 पर, y की वैल्यू निकालेंगे x2 पे जो कि fx2 कहलाएगा, और माइनस डी अपॉन 4a निकालेंगे। इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो, और इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ लिखेंगे, और ये हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी रेंज हो जाएगी। क्लियर है मेरे ख्याल से सबको। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जिससे और आपके जो भी अभी मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे को पहला एग्जाम्पल मैंने लिया y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसकी हमको रेंज निकालनी है x बिलोंग्स टू r के लिए। तो x बिलोंग्स टू r के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर a पॉजिटिव है यानी ओपन अपवर्ड बनेगा ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, और उसकी रेंज क्या हो जाएगी उस केस में, y बिलोंग्स टू माइनस डी अपॉन 4a इन्फिनाइट। माइनस डी अपॉन 4a मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। क्या होता है माइनस डी, क्या होता है डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac किया तो वो ये आ गया अपॉन 4a, ये वैल्यू आ गई 31। तो रेंज क्या हो गई, क्लोज 31 अपॉन 8 से इन्फिनाइट। इसी तरह से अगर हम इसकी रेंज निकालते हैं, दूसरा एक और एक्सप्रेशन दे रखा है y इक्वल टू ये दे रखा है, यहाँ पर x रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी रेंज हमको x की इन वैल्यूज़ के लिए निकालनी है। तो हम ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, और मैं दूसरा तरीका जो मैंने बताया उससे कर रहा हूँ। आगे हम ग्राफ से या बाकी डिफ्रेंशिएशन मेथड से भी सीखेंगे इसी चीज़ को। तो x बिलोंग्स टू 0 to 4 है, क्लोज है। तो इसको यहाँ पर हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनस बी अपॉन 2a निकालेंगे। माइनस बी अपॉन 2a कितना आया हमारे पास, 2/3 आ रहा है। 2/3 क्या इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर बिलोंग करता है तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था, जब बिलोंग करता है तो हम 3 चीज़ निकालेंगे, f ऑफ 0, f ऑफ 4। तो f ऑफ 0 मैंने निकाला वो 1 आ गया, f ऑफ 4, f ऑफ 0 यहाँ रखा तो 1 आ गया, f ऑफ 4 रखा तो माइनस 3 इंटू 16, 48 प्लस 16 प्लस 1 ये आ गया, और माइनस 31 इसकी वैल्यू आ गई। और माइनस डी अपॉन 4a निकालेंगे तो वो वैल्यू ये आ रही है, अपन ने निकाले सीखी थी, ये आ गई 7/3। अब इन 3 वैल्यूज़ में 1, 2 और 3 हमने क्या कहा था, रेंज क्या होनी चाहिए, इन तीनों में जो मिनिमम है वहाँ से इन तीनों में जो मैक्सिमम है वहाँ तक होगा। इन तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस 31, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7/3। तो रेंज क्या हो गई हमारे पास, माइनस 31 से 7/3। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अभी आगे हम और करेंगे। अभी मैं पहले अगले मेथड पे आ रहा हूँ। एक और मेथड है हमारे पास, फोर्थ मेथड है रेंज निकालने के लिए। ये बोर्ड में भी हम यूज़ करते हैं। बोर्ड में इसी तरह के अगर रेंज निकालने के क्वेश्चन आते हैं हम, तो बोर्ड में इसी मेथड से हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ y, देन फाइंड डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन विच इज इन y। तो हमको क्या करना है, अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन है तो उसमें x की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ y। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल मैंने लिया, y इक्वल टू ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी रेंज निकालनी है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो 2 को यहाँ ट्रांसफर किया y माइनस 2, बोथ साइड मैंने लॉग लिया। तो लॉग जब e का लॉग लेते हैं तो वो 1 होता है लॉग e, और पावर इधर आ जाती है, तो ये वैल्यू क्या आ गई x माइनस 1, और इधर लॉग लिया तो y माइनस 2 हो गया। अब x की वैल्यू आ गई ये x की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, पूरे फंक्शन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा था, हमने x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y निकाल ली। तो x की वैल्यू जो है y निकाली है अपन ने, अब हमारे को इसका डोमेन निकालना, इस एक्सप्रेशन का डोमेन निकालना है। इसको वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, मतलब y की टर्म्स में डोमेन निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये लॉग कब डिफाइन होगा, ये लॉग तभी डिफाइन होगा जब y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो y माइनस 2 को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 से इन्फिनिट। और ये जो y की वैल्यू है ये इस एक्सप्रेशन का डोमेन है, लेकिन वैसे एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन का y की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, रेंज। तो ये रेंज आ गई, ये हमारे पास रेंज आ गई इस वाले फंक्शन की। तो ये मेथड बोर्ड में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान से रखना है, समझना है। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरह से, और x की सारी टर्म्स एक तरफ लाकर मैंने x की वैल्यू निकाल ली इन द टर्म्स ऑफ y। अब मैं देखूंगा कि ये वाला एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा। हम जानते हैं नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी एक्सेप्टेबल है। तो y की किन वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, रियल नंबर माइनस 1, 1 को छोड़ दें तो, क्योंकि 1 के लिए ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो y की वैल्यू इन वैल्यूज़ के लिए ये डिफाइन है, और y की इसी वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे, रेंज। तो इस वाले एक्सप्रेशन की रेंज क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r गिवन है, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इजिकल टू ये आ गया, ये 1 है, ये मैंने यहाँ 1 लिखा है, तो ये भी 1 आएगा। अब यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर की टर्म्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, इसको इधर लेके आए तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ वाई बचा, और इधर इसको लेके आएंगे तो माइनस 1 बचा। इन दोनों में x कॉमन लिया तो क्या बचा y प्लस 1, और इन दोनों में y है और ये 1 है, इधर लिया है y माइनस 1, x बिलोंग्स टू r है। अब ये क्या है, x में एक क्वाड्रेटिक बन गया है, x में एक ये क्वाड्रेटिक बन गया है। तो जब कोई भी x में एक क्वाड्रेटिक होता है और x रियल होता है, यानी उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और x बिलोंग्स टू रियल है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं यानी x रियल है, तो हम जानते हैं हम क्या करते हैं, d ग्रेटर देन 0 करते हैं। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा, जब y की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो हम यहाँ पर दो केस बनाएंगे, जब y की वैल्यू 1 नहीं है और जब y की वैल्यू 1 है। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ जब y इज नॉट इक्वल टू 1। तो जब y इक्वल टू 1 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया x में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है x में, और इसका d क्या होना चाहिए फिर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ पर a कितना है y माइनस 1, b कितना है y प्लस 1, और c कितना है y माइनस 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने किया तो यह आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो यह आया। अब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया तो ये 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 हो जाएगा, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं माइनस कॉमन हम जब निकाल देते हैं, 0 अगली तरफ निकाल देते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आ गई, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर किए तो ये आ गए फैक्टर हम जानते हैं इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन पे हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से करते हैं, 1/3 और 3 आ गया इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये क्लोज हो गया, प्लस माइनस प्लस। तो इसका y की जो वैल्यू आएगी, हमको 0 से छोटा चाहिए, तो 0 से छोटा कौन सा चाहिए, 1/3 से 3 के बीच में आ गया, और ये y की वैल्यू। यहाँ पर हमने केस लिया था y इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर फर्स्ट केस में हमारे पास आंसर आ गया y बिलोंग्स टू क्लोज 1/3 से 3, लेकिन y इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। अब इसी में हम दूसरा केस ले रहे हैं, केस 2, जब y इक्वल टू 1 है। तो y इक्वल टू 1 जब हम इसमें रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में y इक्वल टू 1 रखेंगे, तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ 1 रखा तो ये 2x हो गया, और ये 0 हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, और x इक्वल टू 0 क्या होता है, एक रियल नंबर होता है जो कि वैलिड है, हमें रियल नंबर ही चाहिए। यानी
y इक्वल टू 1 रखने पर x की वैल्यू 0 आ रही है जो कि रियल है, यानी ये y इक्वल टू 1 वैलिड आंसर है, जो हमने अज्यूम किया था वो सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया था 1/3 से 3 जिसमें 1 नहीं था, लेकिन यहाँ पर आंसर आया y इक्वल टू 1। केसेस का हम क्या करते हैं, यूनियन, तो इसका और इसका केस है, यहाँ से 1 हटाया था लेकिन यहाँ इंक्लूड हो गया, तो फाइनल हमारे पास रेंज क्या आ गई, y बिलोंग्स टू 1/3, 3। ये हमारे पास रेंज आ गई। ठीक है, क्लियर। अब बाकी का एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। आप यहाँ तक पहले रिवाइज करें, फिर आगे का एग्जाम्पल मैं और लूँगा और आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।